खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव खत्म होते ही अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा की 2 रिक्त सीट यानी विजयपुर और बुदनी के लिए भी उपचुनाव घोषित होने के आसार हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी भी तेज है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाल ली है। 89 दिन में आज चौथी बार मुख्यमंत्री विजयपुर दौरे पर रहेंगे। उन्होंने सबसे पहले 13 जुलाई को वन मंत्री रामनिवास रावत की तरफ से आयोजित भागवत कथा में शिरकत की थी। दूसरी बार 10 अगस्त को लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री विजयपुर पहुंचे और 22 अगस्त को कराहल तहसील मुख्यालय पर तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सीहोर जिले के बहरुंदा पहुंचे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने इस पूर्व निर्वाचन वाली सीट को लेकर पहले से ही सक्रिय हैं। नेता द्वय के इन दौरों को उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का फोकस जयपुर सीट पर अधिक है, जहां वन समितियों के सम्मेलन के बहाने संगठन प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी विजयपुर में है। इलाके के असंतुष्ट नेता सीताराम आदिवासी को पहले ही शहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और मंत्री स्तर का दर्जा देकर साधा जा चुका है। यानी उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी बिसात बिछा चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी चुनाव प्रभारी सह प्रभारी तैनात कर मतदाताओं को साधने का काम किया जा रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ताज़ा नतीजों का असर इन उपचुनावों पर भी आने वाले समय में देखा जा सकता है। ऐसे में उपचुनाव में भी दोनों ही प्रमुख दलों के समक्ष चुनौतियां कम नहीं है। विजयपुर में कांग्रेस जहां रामनिवास रावत के दल बदल को मुद्दा बना सकती है, तो दूसरी ओर बीजेपी विकास के बहाने उपचुनाव फतेह करने की कोशिश करेगी। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शुभम शुक्ला बीजेपी से मौजूद है, वहीं हमारे साथ अंबिका शर्मा कांग्रेस से हैं, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। सबसे पहले रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये चुनाव हम कह सकते हैं दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं सहमति वाला रहा, क्योंकि बीजेपी भी खुश है, वही कांग्रेस भी खुश है इस नतीजों से। क्योंकि हरियाणा में देखिए बड़ा उलटफेर तो हुआ है। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो लग रहा था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन देखिए बीजेपी ने वहां पर बाजी मार ली। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अलायंस ने जम्मू कश्मीर पर सरकार अब बनेगी वहां पर। आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल सृष्टि, हालांकि आज सोशल मीडिया का दौर है और संचार क्रांति इतनी ज़्यादा है कि पल पल की खबरें देश दुनिया की जो है वो हर गांव मोहल्ले तक पहुंच रही हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, और तो वो तमाम बातों का फर्क मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। लोगों आज मतलब लोग बेहद जागरूक हैं और स्वाभाविक तौर पर जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 2 विधानसभा सीट जो खाली है, संभवतः हो सकता है तीसरी भी खाली हो जाए, तो जाहिर बात है कि देखिए, चूंकि दोनों विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल, चूंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति, तो दोनों ही प्रमुख दल जो हैं वो पूरी तरह सक्रिय हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतलब 89 दिन में चौथी बार विजयपुर पहुंचे हैं आज। यानी अगर देखा जाए तो 3 महीने में चौथा उनका दौरा है ये, और विजयपुर में लगातार वो विकास कार्यों की गंगा बहा रहे हैं। तो आज भी करीब 53 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का वो शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे, और भी तमाम काम हैं। वन समितियों के सम्मेलन बुलाए गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल जो है अपने तरीके से पूरा एक तरीके से चुनावी बिसात बिछा चुका है। जो इक्का दुक्का असंतुष्ट थे, खास करके जैसे जो पूर्व विधायक हैं सीताराम आदिवासी, चूँकि उन्हें पिछला भी टिकट नहीं मिला था, और रामनिवास रावत चुनाव जीत भी गए। ऐसी स्थिति में उनके असंतोष के स्वर उभर रहे थे, तो उन्हें भी साध लिया गया। देखिए, उन्हें शहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना के मंत्री का दर्जा दे दिया।
तो जाहिर बात है कि बीजेपी अपने पूरा और बुधनी में तो वैसे ही कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस कर रही है। अब सवाल यही है कि बीजेपुर पर फोकस है। अब कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी दुविधा ये है कि कौन होगा जिताऊ चेहरा। वो सबसे पहले तो उसकी तलाश, फिर उसके बाद क्योंकि रामनिवास रावत के जाने से वैक्यूम तो पैदा हुआ है, तो चुनौतियां कम नहीं है दोनों ही दलों के समक्ष। दूसरी तरफ मुद्दा भी उठ सकता है कि भाई देखिए, आपने इनको विधायक बनाया था, ये तो पार्टी छोड़कर चले गए, तो वो मुद्दा भी उठ सकता है। तो ऐसे में बीजेपी भी पूरी चौकस है और कांग्रेस तो मेहनत कर ही रही है। तो जाहिर बात है, अब देखना है कि क्या नतीजे रहते हैं या कब किस तरह की परिस्थितियां बनती है। बिल्कुल रवि जी, क्योंकि चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया। हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी जुड़ गए, उनसे जानेंगे। देखिए अंबिका जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं, अब मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव को लेकर भी देखिए लगातार दोनों ही दल सक्रिय हो चुके हैं, दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चुनौतियां दोनों के लिए ही है। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें, जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि देखिए कितने सारे विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि देखिए नायब सैनी को अब जनता नकार देगी, नायब सैनी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इसके बावजूद देखिए सरकार बना रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी का भी इस पर ट्वीट आया है कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे हैं, हम उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। अंबिका जी। देखिए देखिए सृष्टि जी, हम लोग बड़े आश्वस्त थे हरियाणा की जीत को लेकर जी। और वहाँ के मुद्दे भी माने निश्चित रूप से बड़े गंभीर मुद्दे थे, किसान का, पहलवान का और जवान का। सरकार की नाकामी भी सबके सामने जग जाहिर थी और जबरदस्त तरीके से वहाँ पर आंदोलन हुए थे। किसानों ने भी बड़े लंबे समय तक आंदोलन किया था। पहलवान लोग भी वहाँ पर दिल्ली में धरना दे रहे थे और माने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक लंबे समय तक वो चला और वो उनके पीछे वास्तविकताएं थी, तथ्यात्मक वो धरने थे। ऐसा नहीं है कि वो हवाई सब कुछ हो। इसके बावजूद भी अगर पब्लिक का मिजाज हम नहीं बदल पाए, पब्लिक का रुझान नहीं बदल पाए, इसकी क्या वजह रही? मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर हम समझ पाते हैं कि हमको न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ता है, हमको प्रशासन से भी दो दो हाथ करना पड़ते हैं। प्रशासन और पुलिस वहाँ पर इनके एजेंट के रूप में काम करती है। पूरी तरह से सरकारी मशीनरी को ये लोग सौंप देते हैं, खजाना खोल देते हैं, कैसे भी वोट ये लोग कबाड़ लेते हैं और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक संकेत हैं। बड़े ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है कि हम 10:30 बजे तक 60 सीटों पर आगे थे, एकदम से 11 बजे बाजी पलटती है और ये लोग आगे हो जाते हैं, लगभग 50 सीटों पर आगे हो जाते हैं। ये बड़े ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोगों के दिमाग में एक तमाम प्रकार की बातें पैदा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आम राय थी, लोगों का रुझान था, पब्लिक पूरी तरह से मन बनाए हुए थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी की रवानगी करना है, फिर भी नहीं हुआ। खैर ठीक है, हम लोग एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी लड़ाई हम सड़क से लेके और सदन तक लड़ेंगे। उस चुनाव का मध्य प्रदेश की राजनीति पर कोई परिणाम होने वाला नहीं है। जो भी हमारे उपचुनाव होने वाले हैं अभी हाल में ही, जैसे विजयपुर का चुनाव है, विजयपुर के चुनाव में हमारे रामनिवास जी रावत जो बिल्कुल जिन्होंने इतना बड़ा धोखा किया कि राजनीतिक इतिहास में ये जाने जाएंगे सबसे बड़े धोखेबाज के रूप में, क्योंकि जिस पार्टी ने इनको 7 बार विधायक बनाया, जिस पार्टी ने इनको मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने इनको पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया और इसके बाद इतनी बड़ी कृतज्ञता कि पार्टी के से इतना बड़ा दगा करके ये दूसरे खेमे में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कारण के। इतने सत्ता की लोलुपता, इतने पद की अभिलाषा, इन्होंने उस मात संस्था के प्रति जरा भी कृतज्ञता जाहिर नहीं की और एक नया माने प्रदेश के सामने एक काला इतिहास रख दिया इन्होंने कृतज्ञता का। इतिहास तो आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है अंबिका जी, मैं सहमत उससे, लेकिन देखिए दूसरी ओर अब कांग्रेस की चुनौतियां तो बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस को भी तो चाहिए अब जिताऊ चेहरा, तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी। नहीं, अब हमको तो जिताऊ चेहरा भी चाहिए और टिकाऊ चेहरा भी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है।
बिल्कुल टिकाऊ चेहरा भी चाहिए। अब हम बिल्कुल किसी भी उसमें आने वाले नहीं है झांसे में। हम अब ये कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में है, इसमें वो सारे जांबाज हैं जो पार्टी के लिए, पार्टी की सेवा के लिए तन मन धन से पूरी तरह समर्पित हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी की सेवा में रत हैं। अब कोई ऐसा आयाराम गयाराम जैसी स्थिति हमारे यहाँ होने वाली नहीं है। अब हम लोग बड़े फूक फूक कर कदम रखने वाले हैं। रामनिवास रावत से बड़ी सीख मिली हमको और वहाँ पर ये लगभग 30-35 हजार वोटों से हारेंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जो मीटिंग वहाँ पर हुई थी और जो जनसैलाब दिखाया ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ, हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए। ये साफ संकेत हैं कि ये लोग रामनिवास जी रावत बहुत बुरी तरह से जी अंबिका जी, चलिए मैंने आपको सुना। हमारे साथ शिवम शुक्ला जी मौजूद है बीजेपी से, उनसे जवाब ले लेते हैं। शिवम जी देखिए, सुन रहे थे आप, क्योंकि हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत शॉक किया है हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने, और जिस तरह से भी अंबिका जी कह रहे थे, उन्होंने चुनाव आयोग पर फिर एक बार कहीं ना कहीं सवाल उठाया। उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, इसी का नतीजा है। क्योंकि सुबह तक देखिए चुनाव परिणाम कुछ और थे, उसके बाद जब अंत में परिणाम आता है तो कुछ और, यानी कांग्रेस लीड बनाई हुई थी लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल गई, उस पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन दूसरी ओर अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, यानी बुधनी और विजयपुर, ये दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए विजयपुर सीट पे खासकर, क्योंकि देखिए रामनिवास रावत से बड़ा झटका लगा है, तो बीजेपी की क्या तैयारी? शिवम जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो चलिए, हमारे साथ शिवम जी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल राइटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी हम सुन रहे थे अंबिका जी को, एक बार फिर कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में उन्होंने ये कहा है। देखिए, अभी भी राहुल गांधी का भी जो ट्वीट है उस पर भी उन्होंने कहा कि प्रत्याशित नतीजे आए हैं सामने, इस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। वही अभी इसी का जिक्र अंबिका जी भी कर रहे थे। देखिए सृष्टि, हालांकि अब ठीक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें शिकायतें मिल रही है और वो चुनाव इसका विश्लेषण करके चुनाव आयोग को उससे अवगत कराएंगे, तो स्वाभाविक चुनाव आयोग उस पर विचार भी करेगा और किस तरह की शिकायतें हैं अब ये तो अभी क्लियर नहीं है जी। लेकिन देखिए 1, 2, 4, 5 सीटों पर तो बात समझ में आती कि चलिए कोई गड़बड़ी हुई होगी। पूरे के पूरे अगर इतनी बड़ी संख्या में 48 से ज़्यादा सीटें अगर बीजेपी लाई है जी, तो फिर इसे आप नकार नहीं सकते कि ये मतदाता का एक फैसला है। तो बहरहाल ठीक है, अब राजनीतिक दल है, अपने अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, चुनाव हारे हैं तो जाहिर बात है कि अब और क्या कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में लेकिन देखिए, मैं जहाँ तक जो परिस्थितियाँ बनी हैं, जितनी मेहनत कांग्रेस ने हरियाणा में की, जितनी वो आसान्वित थी, क्यों नतीजे उसके खिलाफ गए, इस पर विचार ज़्यादा करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी तौर पर ही कहीं ना कहीं जो छत्रप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब इतना बड़ा कद हो गया कि राहुल गांधी से भी बड़ा कद है कई नेताओं का जी। तो ऐसा तो नहीं कि वो छत्रप कहीं एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में पार्टी को ही निपटाए जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में हालात देख लीजिए, जीतू पटवारी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई और मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता की भीड़ तो खैर रहती है जी, कहाँ नजर आ रहे हैं बताइए आप। कोई भी एक बड़े आंदोलन में अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, तो ये छत्रपों को अब जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं करेगी, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या कोई और राज्य हो, तमाम में इस तरह के मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है कि कैसे सब एकजुट होकर एक छतरी के नीचे जो है वो सब काम करें और बेहतर तरीके से मजबूत करें संगठन को, वरना आप ठीक है फिर आप संघर्ष करते रहिए, चुनाव आयोग को दोषी ठहराते रहिए। कैसे कांग्रेस आगे इसको भर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ शिवम शुक्ला बीजेपी से जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, थोड़ी देर पहले हम अंबिका जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित है, जो कि राहुल गांधी ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये बात अंबिका जी ने कही है हरियाणा के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि सुबह तक अच्छी खासी लीड जब कांग्रेस की थी तो एकदम से कैसे बीजेपी को लीड मिल गई, ये उनका सवाल है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अभी मध्य प्रदेश के जो दोनों सीटों पर चुनाव होना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुधनी और विजयपुर सीट, दोनों सीटों पर चुनाव यानी उपचुनाव जो होने हैं वो भी काफी
रोचक हम कह सकते हैं होने वाली, क्योंकि चुनौतियां दोनों ही दलों के लिए यहाँ पर भी। और रामनिवास रावत से जो झटका लगा है कांग्रेस को, तो उसके बाद अभी जिक्र कर रहे थे अंबिका जी की जिताऊ और टिकाऊ चेहरा चाहिए, वो भी एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन बीजेपी की क्या तैयारी? शिवम जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी, प्रश्न अपना दोहरा दीजिएगा मैडम। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, मध्य प्रदेश की दो, बुधनी और विजयपुर, दोनों सीटों पर कांग्रेस की चुनौतियां भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौतियां हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है इन दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2400 घंटों और 7 दिन क्रियाशील रहता है। लगातार गतिशीलता के साथ हमारे प्रदेश से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता काम करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी चुनाव के लिए, कोई भी प्रकार की उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव पूर्णतः तैयार रहता है। और हमारी सरकार की जो जनप्रिय नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी का एक जो विकास का पूरा मॉडल है, वह जमीन तक आधारभूत रूप से साकार हो रहा है। उसके कारण जनता के बीच एक अभूतपूर्व उत्साह है और इन सीटों पर हम न सिर्फ जीतेंगे बल्कि जीत का जो मार्जिन होगा वो अपने आप में रिकॉर्ड बनाने वाला रहने जा रहा है। जी, रिकॉर्ड आप बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए हरियाणा के जो अभी नतीजे आए हैं उस पर अभी हम अंबिका जी से बातचीत कर रहे थे, उस पर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लगातार देश की संस्थाओं का जो मान और मर्यादा है उसको धूमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि राहुल गांधी कभी विदेश में जाकर के बयान देते हैं और आज देश में चुनावी पराजय पर अपने संगठन की खामियों पर नजर नहीं डाल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का न जिले की कमेटी है, न प्रदेश का संगठन है, उस स्थिति में आप किस बेसिस पे चुनाव जीतने के स्वप्न देख रहे थे? यह बहुत विचार करने की चीज है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहने से अगर मिल जाए तो राजनीति कितनी आसान हो जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो जमीन पर संघर्ष, जो मेहनत और जिस प्रकार से अपना संगठन तैयार करना चाहिए, उन तमाम चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण कांग्रेस को वहां पर विश्वास में पहुंची खाने पर विरोध किया। और आज कांग्रेस अपनी पराजय को न स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को न स्वीकार करते हुए अपनी बांटने की राजनीति के आधार पर जीतने का स्वप्न देख रही है। और स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार की चीजें सदैव कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से चरितार्थ होती है। जी, चलिए हमारे साथ अंबिका जी मौजूद है, उनसे जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी, देखिए सुन रहे थे आप शिवम जी को, वो कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति करती है कांग्रेस और इसी का नतीजा है कि हरियाणा में ये हार मिली है कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी बूथ लेवल यानी जमीनी स्तर से करती है, लेकिन कांग्रेस तैयारी अपनी अच्छे से नहीं कर रही। देखिए सृष्टि जी, जिस प्रकार से ये चुनाव जीतने के लिए पब्लिक का पैसा जनता के बीच में बांट देते हैं, पहले तो यही कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं। चुनाव अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए और 53 करोड़ रुपए अभी देकर आए हैं। सीताराम आदिवासी को आपने उपाध्यक्ष बना दिया है। इस प्रकार से जोड़ तोड़ करके आप चुनाव जीतते हैं। ये सब जो भी परिस्थितियां आप बनाते हैं चुनाव के लिए, जो जिनको अवैधानिक तरीके से या अमर्यादित तरीके से, अमर्यादित सब ठीक रहेगा, अमर्यादित तरीके से जो आप प्रयास करते जा रहे हैं और चुनाव अपने पक्ष में कर लेते हो, ये कोई अच्छा लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आप जनता का पैसा जिस प्रकार से बंदरवाट करते हो, आप पब्लिक के बीच में वोट बटोरते हो उस पैसे का दुरुपयोग करके, ये सब प्रयोग ठीक नहीं है। ऐसे तो ये चुनाव माने भारत के आम चुनाव या भारत की जो लोकतंत्रीय व्यवस्था किस तरफ जा रही है? चीन की तरफ जा रही है, रसा की तरफ जा रही है कि जीवन भर वही राष्ट्र अध्यक्ष रहेंगे, कोई चुनाव नामात्र के चुनाव होते हैं। ऐसे बिल्कुल एक पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए, हमारा कहना ये है। अब हमें तो प्रशासन से भी लड़ना पड़ता है। आपने प्रशासन को अपना टूल बना लिया है। प्रशासन, पुलिस और प्रशासन बिल्कुल आपके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, आपके एजेंट के रूप में काम करते हैं। पुलिस से लड़ना, प्रशासन से लड़ना, ईडी से लड़ना और आपकी सीबीआई से लड़ना, तमाम चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। इसके बावजूद भी इतनी सीटें ले आना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब पब्लिक में एकदम से जनाक्रोश आएगा। आपकी जो अनियमितताएं हैं, आपकी जो अलोकतांत्रिक जो गतिविधियां हैं, तरीके हैं, इनके खिलाफ एक जनसैलाब जी, महाराष्ट्र और झारखंड में भी होना है चुनाव जी? महाराष्ट्र और झारखंड में भी होना है चुनाव। हाँ, तो महाराष्ट्र झारखंड के संबंध में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप देख लेना, हम लोग वहाँ जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे। ठीक है, ये बात लेकिन कांग्रेस की ओर से पहले जरूर सामने आती है कि हम अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे, एक दावा किया जाता है कांग्रेस की ओर से, लेकिन जब कांग्रेस उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाती तो सीधे फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगते हैं।
नहीं, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हम सुबह तक जीत रहे थे, 60 सीटों पर आगे थे, और एकदम से क्या ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसे ऐसे एकदम से कौन से वोट निकल आए भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। कहीं ना कहीं शुरुआती कोई ना रुझान है कोई ना अंबिका जी, गड़बड़ी वो तो है। रुझान तो बदलेंगे ही। रुझान हम इसीलिए कहते हैं ना कि शुरुआती रुझान है, अब जब काउंटिंग हो रही तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन हर वक्त ये दावे होते हैं, उसके बाद फिर चुनाव आयोग पर। अब ऐसे तो फिर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पे वो कर दे, वहां पे बोल दे कि चुनाव आयोग की कमी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में कोई सरकार बनने वाली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो पूरा देश, जम्मू कश्मीर में कितनी पकड़ है, कितनी पहुंच है उनकी, ये सब पूरा देश जानता है। वहाँ के लोग अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं इनको। धारा 370 का जो इनका प्रयोग था वो भी लोगों ने वहाँ पर नकार दिया है। ये सरकार नहीं बना पाए। हमारे गठबंधन की सरकार बनी है वहाँ पर। हरियाणा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस काफी आश्वस्त थी अंबिका जी, काफी आश्वस्त थी, और कांग्रेस की ओर से दावे किए जाते कि नायब सैनी को तो नकार देगी जनता और कांग्रेस में हमारी सरकार आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस था कांग्रेस पे। लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस इसलिए था कि पब्लिक का आशीर्वाद हमको मिल रहा था। हमारे राहुल जी ने वहाँ पर बिल्कुल जी जान लगा दी थी, और पब्लिक का आशीर्वाद था, समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद था। आपके एग्जिट पोल भी बता रहे थे, सभी लोग बता रहे थे। फिर ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के वोट निकल आए उसमें से, ईवीएम मशीन में से। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है, और हम इस पर निश्चित रूप से हम मांग करते हैं कि एक जांच का विषय है, और हम चुनाव आयोग के समक्ष जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। और हमको शंका है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा देश इस मिजाज को समझ रहा हो, पब्लिक के मिजाज को, कि वहाँ सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है और सत्ता का परिवर्तन होगा नहीं। ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जी चलिए आपके चमत्कार, आपका जो सवाल है कि चमत्कार कैसे हो रहा है, उसका जवाब हमारे साथ बीजेपी से शिवम शुक्ला जी जुड़े हुए, उनसे भी ले लेते हैं। देखिए शिवम जी, अभी हम अंबिका जी को सुन रहे थे, तो चलिए अंबिका जी हमारे साथ शिवम शुक्ला जी नहीं जुड़ पाए भी, एक बार फिर से उनका संपर्क टूट गया हमारा। मैं रवि जी आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से दावे अभी अंबिका जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड में आने वाले चुनाव होने हैं, और उसको लेकर अंबिका जी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त है। देखिए हरियाणा चुनाव को लेकर भी यही दावे किए गए थे कांग्रेस की ओर से, लेकिन अब जब बीजेपी को जीत मिल गई है तो फिर अंबिका जी सवाल उठा रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम दिग्गज यही सवाल उठा रहे हैं कि देखिए निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं कमी है। तो इस तरह की अब बातें सामने आ रही हैं। नहीं सृष्टि, देखिए हालांकि अब ठीक है, अब तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हैं, स्वाभाविक तौर पर इतनी बड़ी पराजय हुई है तो कुछ तो रीज़न बताने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना सब तमाम चीज़ें सामने हो रही हैं और कुछ गड़बड़ी हो जाए। चूँकि प्रारंभिक रुझान में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस आगे थी, लेकिन उसके बाद देखिए जब ईवीएम खुलना शुरू हुई, जो कि प्रारंभिक रुझान पोस्टल बैलेट से आना शुरू हुए थे, और करीब 9:20 के बाद तो पांसे ही पलटना शुरू हो गया जब ईवीएम खुली, उसके बाद से स्थितियां बदली। तो ठीक है, अब उनकी अपनी शिकायतें हैं, अगर कोई शिकायतें हैं तो चुनाव आयोग भी जाएंगे, चुनाव आयोग उसका निराकरण करेगा। क्या सही क्या गलत ये तो बाद में पता चलेगा जांच के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अब जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जैसे मतदाता बेहद जागरूक है। आप देखिए कि लगातार नए मतदाता भी जो है वो काफ़ी रुचि रखते हैं राजनीति में और लोकतंत्र में। तो ऐसी स्थिति में अब वक्त के साथ मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपको, अगर फेस करना है। अब कल को अगर 2029 में मान लीजिए 33% महिलाएं रिजर्वेशन चालू हो गया, तो क्या आप जब भी यही कहते रहेंगे कि भाई हमारे पास तो महिला नेतृत्व है नहीं, आपने पहले नहीं बताया? तो उसके लिए तो आपको समय रहते अपडेट अपने आप को करना ही पड़ेगा। कैसे चुनाव जीतना है ये भी आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। उस रणनीति के तहत आप देखिए इतना बड़ा हरियाणा चुनाव हुआ, आखिरी दिन तक जो है वो शैलजा को मान मनोवल चलती रही और वो दिल्ली में डटी रही। फिर वो राहुल गांधी उन्हें मंच पर लेकर गए, फिर वो चुनाव से पहले सोनिया गांधी से मिली। अब तमाम चीज़ें चली, अब आप इसमें दूसरों को दोष ठहराएं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कितना सही कितना गलत है। बाकी जो अंतर कलह है उसे भी पाटना बेहद ज़रूरी, क्योंकि तभी एक जीत सुनिश्चित होती है जब सब एकजुट होकर लड़ते हैं। आप और बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे रहती है, वो भले ही असंतोष होता है लेकिन वो उसको समय पे देखिए 23 लोगों के टिकट काटे गए, अगर एंटी उनका विरोध था, बावजूद उसके 6 मंत्री हारे हैं। तो निश्चित तौर पर वो भी एक चूक रही होगी पार्टी की कि अगर वो 6 मंत्रियों के और टिकट काटते तो हो सकता है कि 6 सीट और ज़्यादा मिल जाती।
तो इस तरह की स्थितियां पहले मुझे लगता है कि ये प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसका बिल्कुल रवि जी ठीक कह रहे हैं, आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई और अब आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस को अपनी प्लानिंग तेज करनी होगी, जिसके बाद ही कांग्रेस आश्वस्त अपने आप को कह सकती है। फिलहाल इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। हमारे साथ सभी गेस्टों का आप जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। शिवम जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जो कि काफी रोचक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा से कांग्रेस को काफी उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद देखिए नतीजों में काफी उलटफेर हुआ। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है और उसके बाद अब आने वाले चुनाव में देखना होगा कि कांग्रेस क्या प्लानिंग क्या करती है, कैसे रणनीति बनाती है और कितने रोचक होते हैं आने वाले चुनाव। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।